Hello friends, today we are going to learn passive voice. पैसिव वॉइस को हमने हमेशा कम और गलत समझा। पैसिव वॉइस को हमने सिर्फ ये समझा कि एग्ज़ाम में आता है, कोई सेंटेंस दिया होता है एक्टिव वॉइस में, उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है, बस पैसिव वॉइस का इतना यूज़ होता है, जबकि ऐसा नहीं है। मुझसे कई स्टूडेंट पूछते भी थे कि मैम पैसिव वॉइस डे टू डे लाइफ में स्पोकन में यूज़ होता है, तो मैं उनको बोलती थी हाँ यूज़ होता है, क्यों नहीं होता। अब जैसे आप ये सेंटेंस देखिए, मेरी जेब कट गई है, क्या ये हम यूज़ नहीं करते? ये पैसिव वॉइस है। हमारे यहाँ घड़ियों की रिपेयर की जाती है, कितनी दुकानों के बाहर ये बोर्ड लगा होता है, ये पैसिव वॉइस है। हमें यह लेसन नहीं पढ़ाया गया है, ऐसा भी स्कूल में बोला जाता है, ये भी पैसिव वॉइस है। खाना तो मैंने बनाया है, ये भी पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस का बेसिकली मतलब क्या है, कब यूज़ होता है? अब जैसे कि किसी ने बोला मेरी जेब कट गई है, अब इसमें काम क्या है? कट गई है, कौन कट गया? मेरी जेब। तो सब्जेक्ट कौन है? मेरी जेब। सेंटेंस में काम हो रहा है लेकिन सब्जेक्ट उस काम को नहीं कर रहा, बल्कि सब्जेक्ट के साथ वो काम हो रहा है। तो हमारा सब्जेक्ट कैसा है? पैसिव, निष्क्रिय। सब्जेक्ट दो तरह का होता है, एक तो क्रियाशील और एक क्रियाहीन। अभी जो हमने टेंसेस किए थे पीछे, वो सब एक्टिव वॉइस थे, क्योंकि हम उसमें सब्जेक्ट किसको बनाते थे? जैसे हम कहते थे टीचर पढ़ा रहा है, तो सब्जेक्ट होता था टीचर, और काम क्या होता था? पढ़ाना। तो टीचर ही पढ़ा रहा है, तो टीचर क्रियाशील होता था, वो सब्जेक्ट क्रिया कर रहा था। अब क्या है? पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो क्रियाहीन है, यानी क्रिया सब्जेक्ट के साथ हो गई। तो अब जेब कट गई, जेब ने कुछ नहीं किया, तो ये पैसिव वॉइस है। दूसरा रीज़न पैसिव वॉइस बनाने, मतलब पहला रीज़न तो ये कि हमें काम करने वाला पता ही नहीं है, एक्टिव सब्जेक्ट है ही नहीं, तो हमें पैसिव वॉइस में बनाना है। दूसरा, हमारे यहाँ घड़ियों की रिपेयर की जाती है, अब कौन करता है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। हम कभी भी किसी शॉप पर मैकेनिक का नाम पूछ कर नहीं जाते। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं कि कोई मैकेनिक बहुत ज़्यादा फेमस है तो लोग उसी का नाम सुनकर जाते हैं, अदरवाइज़ नॉर्मली क्या होता है, हमारे यहाँ घड़ियों की मरम्मत की जाती है तो कोई जाकर पूछता नहीं है कि आपके मैकेनिक का नाम क्या है, क्योंकि हमें उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। जो भी रिपेयर करता है मैकेनिक ही होगा, मोची तो होगा नहीं। तो अब यहाँ पर भी रिपेयर किया जाता है, कौन करता है? नहीं है। किसकी रिपेयर होती है? घड़ियों की। तो सब्जेक्ट क्या है? घड़ियाँ। तो घड़ी कैसा सब्जेक्ट है? पैसिव सब्जेक्ट, निष्क्रिय, क्रियाहीन। तो ये भी पैसिव वॉइस में बनेगा। तो पहला रीज़न, हमें काम करने वाला पता ही नहीं है। दूसरा, हम जानना ही नहीं चाहते क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। तीसरा लेसन देखो, तीसरा सेंटेंस देखो, हमें ये लेसन नहीं पढ़ाया गया है। इसमें क्या है कि जानबूझकर काम करने वाले को नहीं लाया गया। जैसे मान लिया टीचर क्लास में कोई लेसन पढ़ाना भूल गया, उसको ध्यान ही नहीं कि मैंने ये लेसन नहीं पढ़ाया है, और वो स्टूडेंट्स को किसी दिन ऐसे ही बोल देता है कि मैं कल इस लेसन का टेस्ट लूँगा। अब स्टूडेंट्स, दो तरीके हैं टीचर को बताने के, एक तो ये कि आपने नहीं पढ़ाया हमें, आपने तो हमें ये लेसन पढ़ाया ही नहीं। ये थोड़ा सा रूखा लगता है कि हम एक मतलब टीचर की तरफ उंगली इशारा करके उनको उनकी गलती बता रहे हैं। दूसरा तरीका ये है कि किसी की तरफ उंगली ना उठाकर, ख़ास तौर पर जब कोई हमारा सीनियर है या रिस्पेक्टेबल है, तो हम अब इसमें अगर हम टीचर को ये कहते हैं कि ये लेसन तो हमें पढ़ाया ही नहीं गया, तो अंडरस्टूड है पढ़ाना तो टीचर नहीं था, लेकिन हमने बीच में टीचर की तरफ कोई इशारा नहीं किया। तो ये है कि कई बार सिचुएशन को थोड़ा सॉफ्ट बनाने के लिए, थोड़ी विनम्रता से बात करने के लिए, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम काम करने वाले का जिक्र ही नहीं करते। अब इसमें क्या है? पढ़ाया गया है। अब सब्जेक्ट कौन है? लेसन, क्योंकि पढ़ाने वाला तो है ही नहीं, तो लेसन कैसा सब्जेक्ट है? क्रियाहीन, निष्क्रिय। तो ये भी पैसिव वॉइस बनेगा। खाना तो मैंने बनाया है, अब आप कहेंगे कि इसमें तो काम करने वाला है, इसको पैसिव वॉइस में क्यों बनाएंगे? अब आप देखो सेंटेंस बोलने का स्टाइल देखिए, खाना तो मैंने बनाया है, तो खाने पर वो, खाना तो मैंने बनाया है, तो खाने पर एम्फेसिस डाला जा रहा है कि खाना तो मैंने बनाया है, मतलब बनाने वाला अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा। खाना तो मैंने, जैसे हम ये भी कह सकते हैं खाना, सपोज़ घर के लोग कहते हैं चलो बाहर खाना खाने चलते हैं, तो हम कहते हैं नहीं, खाना तो मैंने बना दिया है। अब वो मैंने पर जोर नहीं दे रहा कि मैंने ही बनाया और किसी ने, वो कह रहा है खाना तो बन गया, खाना तो मैंने बना दिया है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं शुरू में नहीं आएगा, खाना आएगा, और मैं जो है वो बाद में आएगा। तो यानी किसी सेंटेंस में अगर काम करने वाला है लेकिन वो बाद में आ रहा है,
तो उस स्थिति में भी सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनता है। अब हम इधर आते हैं कि कोई भी सेंटेंस हो उसका स्ट्रक्चर क्या है। जो हमने पीछे टेंसेस पढ़े उनमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या था कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता था, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यदि है सेंटेंस में। अब जैसे सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता तो उसमें सब्जेक्ट के बाद सीधे सीधे मेन वर्ब आता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट यदि सेंटेंस में है और उसके बाद बाकी बचा हुआ सेंटेंस। पैसिव वॉइस का फॉर्मूला भी यही है, सिर्फ मीनिंग अलग है कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का मतलब अलग है कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट वो व्यक्ति होता है जिस पर क्रिया का असर होता है। मैंने तो कुछ स्टूडेंट को ये भी कहते हुए सुना है कि मैम ये पैसिव वॉइस इसलिए बनेगा क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं। वो ये सोचते हैं कि सब्जेक्ट केवल उसी को बोलते हैं जो क्रिया कर रहा है। ऐसा नहीं है, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। यदि आपका सब्जेक्ट क्रिया कर रहा है तो आप एक्टिव वॉइस का रूल लगाएंगे, और यदि आपका सब्जेक्ट क्रिया नहीं कर रहा, उसके ऊपर क्रिया का असर हो रहा है, यानी आपका सब्जेक्ट क्रियाहीन है, पैसिव है, निष्क्रिय है, तो ऑब्वियसली हम पैसिव वॉइस का रूल लगाएंगे। ये नहीं होता कि पैसिव वॉइस बनाने का कारण ये है कि इसमें सब्जेक्ट नहीं है या जो स्टार्टिंग में आ गया। अब जैसे बुक्स में लिखा होता है कि ऑब्जेक्ट को लाकर सब्जेक्ट बना दीजिए, तो स्टूडेंट सोचते हैं कि ये जो ये ऑब्जेक्ट है ना, ये यहाँ पर आकर भी ऑब्जेक्ट ही कहलाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो जब यहाँ आता है तो वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो पैसिव वॉइस का रूल भी यही है। लेकिन अब हमें पता कैसे चलेगा अगर पैसिव और एक्टिव वॉइस का रूल सेम है? तो हमें कैसे पता चलेगा कि राम पढ़ा रहा है या राम को पढ़ाया जा रहा है? तो उसके लिए एक चीज़ है कि पैसिव वॉइस कोई भी टेंस हो उसमें आपको एक बी की फॉर्म ऐड करनी है अपने पास से। अब बी का मतलब होता है होना। बी की फॉर्म्स होती हैं इज़, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग और बीन। इसके अलावा बी की कोई फॉर्म नहीं होती। कुछ स्टूडेंट हैज़, हैव को भी इसमें कंफ्यूज करते हैं। हैज़, हैव बी की फॉर्म नहीं है, बस यही है बी की फॉर्म्स। बी खुद भी यूज़ होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, पैसिव वॉइस में हमेशा हर जगह हर एक टेंस में केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। जबकि हमने टेंसेस किए तो हमने देखा कहीं हम आईएनजी लगा रहे हैं, कहीं हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगा रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज़ और हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं। लेकिन पैसिव वॉइस में कोई और फॉर्म नहीं लगती, केवल थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तो जब भी आपको बी प्लस थर्ड फॉर्म इकट्ठा दिखाई दे तो समझ जाइए कि सब्जेक्ट के साथ कुछ हुआ, सब्जेक्ट ने कुछ नहीं किया, वो सेंटेंस पैसिव वॉइस है। अब हम आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर। हमने जब एक्टिव वॉइस सीखा, यानी जब हमारा सब्जेक्ट क्रियाशील था, तो उसका रूल ये था कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता था, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आगे जो भी सेंटेंस है। अब पैसिव वॉइस में क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ आ जाएगा और उसके बाद मतलब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आकर सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने आपको बोला बी की फॉर्म लगानी है। अब हमको सिर्फ एक बी की फॉर्म लगानी है। तो अब आप देखो, इनमें से पास वाजवर तो हम इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है। बीइंग अकेला यूज़ ही नहीं होता, बीन भी यूज़ नहीं होता, तो बाकी रहा इज, एम, आर। तो यानी जब भी आपको सेंटेंस में केवल एक बी की फॉर्म यूज़ करनी है और उसके एक्टिव वॉइस में कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो हमको केवल इज, एम, आर यूज़ करना है। उसके बाद आप देखिए, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस था उसकी जगह हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दी। उसके बाद जो बाकी बचा हुआ सेंटेंस है उसके बाद बाय प्लस ये जो काम करने वाला है ये यहाँ जाकर ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब आप एग्जाम्पल देखो, बच्चे टॉयज़ पसंद करते हैं। अब पसंद करता है, कौन पसंद करता है? बच्चे, तो यानी कार्य करने वाला है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन से पहले हमने द क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हम सभी बच्चों की बात कर रहे हैं। चिल्ड्रन लाइक, लाइक के साथ एस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल है। चिल्ड्रन लाइक टॉयज़, टॉयज़ के साथ भी हमने द नहीं लगाया क्योंकि हम सभी टॉयज़ की बात कर रहे हैं। अब बच्चे पसंद करते हैं क्या या किसको, उसको उठाकर हम यहाँ ले आएंगे। यदि हमारे पास क्या या किसको दोनों हैं तो हमें सिर्फ एक को ही लाना है। इसमें मैंने शायद क्या या किसको दोनों नहीं दिए। नेक्स्ट क्लास में हम क्या या किसको दोनों को समझेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगी, ये तो हम इंग्लिश में एक सेंटेंस, उसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं। अगली क्लास में मैं आपको हिंदी में ही सेंटेंसेस दूंगी और आपको खुद उसमें देखना है कि ये हिंदी में ही एक्टिव में बनेगा या पैसिव में बनेगा। तो बच्चे पसंद करते हैं क्या? टॉयज़। चिल्ड्रन की जगह टॉयज़ आ गया। उसके बाद हमने बी की फॉर्म लगानी है आर, थर्ड फॉर्म लाइक्ड बाय चिल्ड्रन। अब सब्जेक्ट हो गया टॉयज़ और चिल्ड्रन हो गया ऑब्जेक्ट। वैसे भी
हम प्रपोजिशन के बाद जो आता है नाउन या प्रोनाउन, वो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है और वो हमेशा ऑब्जेक्ट फॉर्म में होता है। अब जैसे क्वेश्चन है डज़ ही प्ले क्रिकेट, यानी अगर हमने इसका क्वेश्चन बनाना हो तो हम कहते हैं डज़ ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलता है। अब जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम पैसिव वॉइस भी क्वेश्चन की फॉर्म में ही बनाएंगे। डू, डज़ और बी की आपस में बनती नहीं है, ये एक दूसरे को देखकर राज़ी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो हम डू डज़ को सेंटेंस में से निकाल देंगे, उसी की जगह पर हम इज़ एम आर लगा देंगे। लेकिन क्वेश्चन वाला सेंटेंस सीधा इज़ एम आर से नहीं शुरू करना चाहिए, पहले हमें अपना सब्जेक्ट चेंज करना चाहिए और देखना चाहिए कि इस सब्जेक्ट के साथ यहाँ क्या आना चाहिए, इज़ आना चाहिए, एम आना चाहिए या आर आना चाहिए। टेम्परेरीली हम क्या करेंगे, इसकी जगह खाली छोड़ देंगे। तो वह खेलता है, क्या खेलता है, क्रिकेट। तो हमने ही की जगह लिखा क्रिकेट। तो अब हम आसानी से देख सकते हैं कि अब क्रिकेट के साथ क्या आएगा, इज़। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये क्वेश्चन की फॉर्म में हो, इसको तब भी सिंपल बना देते हैं, क्रिकेट के बाद इज़ लगा देते हैं, जो कि गलत है। अगर ये इंटरोगेटिव फॉर्म में है, अगर ये क्वेश्चन की फॉर्म में है, तो ये भी क्वेश्चन की फॉर्म में होना चाहिए। सो इज़ क्रिकेट थर्ड फॉर्म, प्लेड बाय, ये ही का यहाँ पर आकर हिम हो जाएगा। मतलब जो फॉर्म हम वर्ब के बाद लगाते थे वो फॉर्म यहाँ लगती है। जैसे आई टीच हिम, सो बाय हिम। डू दे ट्रस्ट यू, क्या वे भरोसा करते हैं तुम पर। अब ये फिर क्वेश्चन है, हम पहले यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, हम पहले सब्जेक्ट देखते हैं। भरोसा करते हैं किस पर, यू। तो हमने दे की जगह लिखा यू। अब यू के साथ क्या आता है, आर। सो आर यू थर्ड फॉर्म, ट्रस्टेड बाय, दे का क्या हो जाएगा, देम। दे डू नॉट टीच हिंदी, वे नहीं पढ़ाते हैं क्या, हिंदी। अब ये नेगेटिव है तो हमें इसको भी नेगेटिव बनाना पड़ेगा। यानी अगर हमें कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया है तो वो जिस भी फॉर्म में दिया होगा, अगर ये क्वेश्चन की फॉर्म में है तो हमारा आंसर भी क्वेश्चन की फॉर्म में होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होना चाहिए। तो वो क्या नहीं पढ़ाते, हिंदी। हिंदी इज़ नॉट, हिंदी डू डज़ की जगह इज़ एम आर, क्योंकि मैंने आपको बताया ना ये दोनों एक दूसरे की शक्ल देखकर भी राज़ी नहीं है, तो हम इसको निकाल देते हैं। हिंदी इज़ नॉट थर्ड फॉर्म, टॉट बाय, दे का क्या हो जाएगा, देम। शी डज़ नॉट कुक फूड, अब वो नहीं पकाती क्या, खाना। फूड इसकी जगह फूड, इसकी जगह इज़ नॉट थर्ड फॉर्म, कुकड बाय, शी का क्या हो जाएगा, हर। मुझे उम्मीद है कि पैसिव वॉइस के बारे में आपको कुछ एक अलग एंगल से देखने को मिला होगा। पैसिव वॉइस से रिलेटेड कुछ और बातें और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही और तरीके से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश और हिंदी के सेंटेंसेस में कैसे पैसिव वॉइस पता चलता है, वो हम सीखेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।